दोस्तों ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए, अगर उसके लिए आप लोग शिद्दत से मेहनत नहीं करोगे तो वही चीज़ जो है आप लोगों की आंखों के तले से कोई और चुरा कर ले जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि उस चीज़ के लिए आप ही बस ओनली लगे हुए हैं, उस चीज़ के लिए दुनिया लगी हुई है। तो अपनी आप लोगों की जो मेहनत है उसमें कोई भी कमी आप लोगों को नहीं छोड़नी है, ताकि जिस चीज़ के हकदार आप लोग हैं वो चीज़ आप ही को मिले। और इसके लिए आप लोगों को जी और जान भी लगाना पड़े तो लगा दो, क्योंकि एक बार अगर वो चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी तो ये समझो कि आप लोगों की पूरी ज़िंदगी जो आगे आने वाली है उसी पे टिक के आराम से चली जाएगी। वरना बहुत रोते रोते और गाते गाते कटेगी और ऐसा लगेगा कि यार काश ज़िंदगी में उस टाइम पर कुछ कर लिया होता। तो ज़िंदगी में ये काश शब्द न लगे, इससे पहले ही अपने आप को थोड़ा सा सीरियस कर लेना चाहिए और सही डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है ये 10वें नंबर का टेस्ट आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि इससे पहले आप लोगों की 9 वीडियो और आ चुकी हैं, उसमें से कुछ वीडियो ऐसी हैं जो लेंदी हैं, यानी कि जो कि 2 घंटे से ऊपर की आप लोगों को देखने को मिलेगी, और कुछ वीडियो ऐसी हैं जो वीकेंड में आती हैं, वो थोड़ी छोटी रहती हैं। तो ये पूरा जो डिस्कशन हमारा चलता है, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर में, लेक्चर के अंदर में, वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैक्सिमम मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा चुका होता हूँ। तो एक तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिस प्लस रिविजन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि अच्छे लेवल पर आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि कोई भी क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, अगर वो गलत हो जाता है तो वो यहीं पर ही गलत होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्वेश्चन को शांत दिमाग से शांत स्वभाव से पढ़ना है, ताकि आप लोग उसका आंसर भी अच्छे से कर सकें, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बताना वीडियो के एंड में कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आइए एक एक क्वेश्चन जो है वो ढंग से डिस्कस करते हैं। ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सोचो आप लोग एक मिनट के लिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट हम लोग फेमस कर दें तो वो डिस्ट्रिक्ट फेमस हो सकता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम से उस डिस्ट्रिक्ट जाना जा सकता है, उस डिस्ट्रिक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, लोगों के लिए रोजगार का साधन मिल सकता है। तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस ये स्कीम है जो कि हमारे देश में देखने को मिलती है। आप लोग ओरिजिन बता सकते हो इसका, किस कंट्री से हमारे देश में ये ली गई है? अब बताइए ज़रा। वो मेरी फेवरेट कंट्री मैंने आप लोगों को बताया कौन सी है, उसी से लिया गया है। तो यहाँ पर यह है, सबसे पहली स्टेटमेंट है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा बोला गया है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है ताकि वैल्यू चेन को डेवलप किया जा सके और सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके यहाँ पर, जो PMFME स्कीम है उसके तहत में यहाँ पर। इसी के साथ में क्लस्टर जो है अप्रोच डेवलप की जा रही है ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत में। और इसी के साथ में जो एक तरीके से मोर देन वन एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट, यानी कि ऐसा नहीं कि एक पर ही फोकस करना है, दूसरों पर भी किया जा सकता है। जो निकटवर्ती जो एक जिले हैं एक दूसरे के साथ में, जो राज्य हैं, उनमें भी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। सेंटर जो है वो एक तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है फूड प्रोडक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट को, कोई भी हो सकता है प्रोडक्ट, और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि फूड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया है ओनली 1, बी में बोला गया है ओनली 2, सी में बोला गया है ओनली 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD, ये आप लोगों को बताना है। क्या है सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि सी, यानी कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है पर एक में कोई गड़बड़ घोटाला है। अब वो गड़बड़ घोटाला कौन सा है? वो है स्टेट वुड आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये काम सेंटर नहीं करता है। आप लोगों को याद है PM किसान स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। PM किसान स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा दे रही है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पर लेकिन PM किसान जो ग्राउंड लेवल पर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी अपने ही यहाँ पे, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, पर मिलकर काम स्टेट को करना पड़ता है। पर स्टेट यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या रहता है, पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी लेती है, और काम तो आप लोगों को पता है करेगी स्टेट गवर्नमेंट ही। यानी कि स्पॉन्सर जो है भारी पड़ जाती है, पैसा भी देता है स्टेट गवर्नमेंट और काम भी करता है, पर सेंट्रल सेक्टर में ओनली उसको काम करना पड़ता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे, और ये एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ये स्कीम हम लोगों ने किस कंट्री से ली थी? ये स्कीम हम लोगों ने जापान से ली थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि जापान में काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो ऐसी स्कीम्स होती हैं उनके बारे में बातें की जाती हैं, और जापान के प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। काफ़ी अच्छे से वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और सही डायरेक्शन में उनको बढ़ावा भी देते हैं। तो ये वहीं से ही निकाल कर हमारे देश में भी यहाँ पर ये सिस्टम लाया गया। तो अपने ही आप में ये ऐसी स्कीम है जिससे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से बन गया, ठीक है? तो यहाँ से आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? इसी के साथ में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था जिसका मतलब था
PMFMF, इसका क्या मतलब था? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, यानी कि जो फूड से रिलेटेड सेक्टर है, जो लघु उद्योग हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग के घर में मम्मी जो है बड़ा अच्छा साग बनाती हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी की मम्मी बहुत अच्छे छोले बनाती हैं, किसी की मम्मी जो है कोई और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बनाती है, कोई भी सब्जी आप लोग ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई मीठा बनाती है, गाजर का हलवा या फिर कुछ, तो उसको अगर आप लोग बेचना चाहते हैं तो उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। यानी कि एक तरीके से क्या फेमस चीज़ है। तो यहाँ पर अभी एक दादी जी हैं, उनकी मिठाई काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा उनका यूट्यूब पे वीडियो भी। तो बड़े बड़े लोग जो है उनकी मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लोकल एरिया का जो एक छोटा सा प्रोडक्ट उसको ग्लोबल लाने की कोशिश की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो ओनली 3 स्टेटमेंट आप लोग करेक्ट देखने को मिले, कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बात करता हूं PMFME स्कीम के बारे में। हालांकि ये क्वेश्चन पहले लेता मैं, पर लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि PMFME क्या है। इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, यानी कि फूड को प्रोसेसिंग करने वाली जो इंडस्ट्री है, यानी कि जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ गेहूं से आप लोग ब्रेड बना दो, ठीक है, टमाटर से टमाटो सॉस बना दिया, आलू से चिप्स बना दिए। तो ये फूड को प्रोसेसिंग करने का काम करने वाली इंडस्ट्री है। और ये ऐसी इंडस्ट्री अगर डेवलप हो जाए तो सीधा हमारे गांव के ऊपर इंपैक्ट डालेंगी, जो गांव वाला एरिया है। तो ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे एक तरीके से माइक्रो ये उद्योग आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो बोला गया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। लॉन्च किया गया 2022 में ये स्कीम को, और ये इंप्लीमेंट की जा रही है फॉर द 5 ईयर अंटिल 2024-2025। तो 2020 की स्कीम से अगर 2025 में क्वेश्चन पूछ ले, 26 में क्वेश्चन पूछ ले, या फिर 23 में 24 में क्वेश्चन पूछ ले, तो ये मत बोलना यार क्वेश्चन क्यों आ गया, तो पुरानी स्कीम है यार, इतने 2 साल के क्रम कवर करेंगे क्या हम लोग। ऐसा नहीं होता यार, स्कीम है वो आ रही है, न्यूज़ में है, तो आप लोग कवर भी करनी है, ठीक है। बोला गया कि इट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन ऑल इंडियन बेसिस। तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो अभी मैंने क्या बताया बहुत ही डिटेल में, अगर फुल फॉर्म भी आप लोग इसकी पता है ना ओनली, तो ये स्टेटमेंट आप लोग आंख बंद कर बोल दोगे इनकरेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि ये हम लोग किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ से आ गया? एग्रीकल्चर तो हमारी इंडस्ट्री ही जो अनऑर्गेनाइज वाली आती है यहाँ पर ये, तो ये किसके लिए है? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो गया, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है, फूड प्रोसेसिंग वाला जो एरिया है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, क्योंकि हमको अभी ढंग से चीज़ों को काउंट नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें कितनी चल रही हैं, ठीक है। अभी बोला था 2022 तक जो है किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, पर लेकिन 2022 तो चला गया, किसानों की इनकम तो डबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर डेटा भी नहीं था कुछ दिनों पहले तक हमारे हाथ में। कई सारे ऐसे आर्टिकल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो बहुत सारे रीजन यहाँ से निकल कर आते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो वेस्ट को कैसे कम करना है, क्योंकि खेतों में से मान लीजिए टमाटर किसी ने उगा रखे हैं, अब आधे से ज्यादा टमाटर तो खेतों में ही सड़ गए। गन्ने किसी ने उगा रखे हैं, गन्ने टूट गए, फूट गए, खेतों में ही खत्म हो गए। कहाँ से उसका रस निकलेगा, कहाँ से उसका गुड़ बनेगा, कहाँ से गन्ने का जूस पियोगे आप लोग, कहाँ से आप लोग उससे चीनी बनाओगे, कहाँ से आप लोग उससे जो है दूसरी मिठाइयाँ वगैरह बनाओगे। तो सारी चीज़ों को इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है ना एक साइड से लेकर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को ABCD नहीं आती है या फिर A A E नहीं आते हैं हिंदी में, तो आप लोग लैंग्वेज कैसे सीख पाओगे। तो अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो काम कैसे चलेगा भाई आगे, तो बता दो। तो यहाँ पर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर बन हो गया, पर इनकरेक्ट पूछ लेता तो भाई साहब आंसर बी हो जाता। तो जरा सी देर में क्वेश्चन पलट जाता, ठीक है, तकदीर पलट जाती, आंसर पलट जाता और आप लोगों का मार्क्स पलट जाता जरा सी देर में। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझनी है। तो कन्फ्यूजन आना नहीं है, कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब खाने के बारे में मैं बात कर ही रहा हूँ तो अंत्योदय दिवस के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, पूछ ले आप लोगों से कि कौन सी पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है एज ए अंत्योदय दिवस के बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहाँ से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और शांत सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है बोलते हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर, याद रखेगा। इनका बर्थडे जो सेलिब्रेट किया जाता है अंत्योदय दिवस पे, वो 25 सितंबर है, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की डेट है, बर्थडे, ये आप लोगों को अगर पता है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। तो यहाँ पर अंत्योदय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी किसकी? तो यहाँ पर ये है पंडित दीन दयाल उपाध्याय। तो 25 सितंबर आप लोग याद कर लेना। ये अगर याद हो गया तो कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए डायरेक्ट पूछ लिया, फिर बर्थ पूछ लिया, किस डे में, दिवस किस तारीख में सेलिब्रेट किया था? 25 सितंबर। तो लोगों को खाना खिलाने का काम यहाँ पर करना, ठीक है, तो लोगों तक खाना पहुँचाना। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर
बात की जाती है कि अपलिफ्टमेंट करना है पुअर सेक्शन सोसाइटी में, जो गरीब तबका है सोसाइटी का, लास्ट पर्सन इन द रो, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला पर्सन है उस तक भी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो ये बेसिकली स्कीम जो है हमारे देश में ये डिक्लेयर किया गया था 25 सितंबर 2014 में। तब से यहाँ पर चीज़ें हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं काफ़ी अच्छे से। और ये खासकर अगर बात की जाए इसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट डे बन जाता है, क्योंकि रिसेंटली अभी इन बहुत सारी चीज़ों पर बात की जा रही है। जब से कोविड-19 आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से भुखमरी, गरीबी और ये सारी चीज़ें बढ़ी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, स्टार लगा लेना 25 सितंबर, ठीक है। याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। जब मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रनिंग के बारे में बातें की जा रही है, ठीक है, कि एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब होता है हथियारों की प्रैक्टिस करना, टैक्टिक्स यूज करना, स्ट्रेटजी यूज करना, कैसे दुश्मनों को टैकल करना है, वो अगर मुझे आता है तो मैं तुमको सिखाऊं और तुम्हें आता है तो तुम मुझे सिखाओ, तो उसके बारे में होती है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी से रिलेटेड है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ये आर्मी से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर सिमटेक्स, ये यहाँ पर मैरीटाइम एक्सरसाइज है। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को मैच करनी है, तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल, जो यहाँ पर ऑल थ्री पेयर, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में अटेम्प्ट करो, मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है, बहादुर बच्चे हो, ठीक है। ये मैप पे कहाँ चला गया, ओके। आंसर क्या है, आंसर है बी सही, यानी कि 2 पेयर आप लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे, 1 पेयर गलत है, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में। क्यों? क्योंकि ये एयरफोर्स से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एनडीए सीडीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर एफकेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर रखने चाहिए। अगर फोर्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ी सी भी तैयारी सीरियस होकर कर लोगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा एग्जाम में, ठीक है। तो सही से चीज़ों को तैयार करके चलना है, ओके। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस आप लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। बोलता है यहाँ पर चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस, ये इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन एजेंसी है। चीफ मतलब मुख्य, यानी कि मुखिया घर का, जैसे ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। बोला गया कि वर्क करती है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम, CBIC, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तीसरा बोला गया कि वर्क करती है टू सिक्योर द इंडियाज नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो सही आंसर क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर बोला गया कि करेक्ट आंसर बताइए, ओनली 1 या 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर, ये आप लोगों को बताना है। बताइए चलिए। ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएगी आप लोगों की जरा सी देर में, तो इसलिए कह रहा हूं कि इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और ये बड़ा सा प्यारा सा तो बोलना अलग गलत होगा, ये खतरनाक चीज़ों के लिए। एंटी स्मगलिंग को रोकना, इन्वेस्टिगेशन करना, इस तरीके के ऑपरेशन में कहीं ये इस तरीके की चीज़ें चल रही है, तो अपने आप में खतरनाक काम है ये, ठीक है। आंसर है सी से यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट सी है। दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। अक्सर मैंने बोला है, अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोले तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, वो अक्सर आप लोगों को गलत देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड द कस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, आप लोग यहाँ पर देखिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है, और जरा सा चेंज किया गया यहाँ पर, क्या है वो है डायरेक्ट टैक्स बोला गया है, और यहाँ पर लिख दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, ना कि डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कितना बड़ा डिफरेंस है वो तो आप लोगों को बताइए। जीएसटी जो है वो पूरा इनडायरेक्ट टैक्स पे लाया गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, वो टैक्स जो आप लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी कि आज के डेट में अगर ये फोन रिचार्ज कर कर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप लोग उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। जो खाना आप लोग खा रहे हैं उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। जो भी आप लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल भी जो अगर यूज कर रहे हो लैंप जलाने के लिए, तो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है शायद जिस पे आप लोग टैक्स पे ना करते हो। तो ये बोलना कि हम थोड़ी ना टैक्स पे करते हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है, जिसका पैसा होगा टैक्स का उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, फर्क आपके ऊपर ही पड़ेगा भाई। वो नहीं है, पुराने टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, एक डायलॉग आया करता था कि वो कहते थे कि भाई देख के चलाना, अब आगे सिग्नल है, एक्सीडेंट मत कर देना। वो कहता है कि मेरे पे फर्क नहीं पड़ता है। तो जहाँ पे भी देखे तो वहाँ पे फाड़ करके नहीं तेज से निकल जाता, फाड़ से निकल जाता था वहाँ पर, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद देखते हैं कि माला टंगी होती है बेसिकली उसके ऊपर, दीवार के ऊपर में, और कोई मिलने आता है तो फिर उसकी तरफ को माला मतलब तस्वीर जो है ना वो बोलती है कि फ़र्क तो पड़ता है भाई।
तो फ़र्क बहुत पड़ता है भाई साहब, ठीक है, अगर टाइम पे ना सुधरे इंसान तो ये कंडीशन है आप लोगों के सामने। तो थोड़ी छोटी चीज़ें भी ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग ये अच्छे और गलत करा सकती है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उसको कैसे लेकर चलना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तो उस कन्फ्यूजन को दूर कर ही आप लोग को आगे बढ़ना है कि नहीं। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पर लेकिन क्या उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग उसका आंसर सही तरीके से दे पाओगे, ये पता चलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में आप लोगों को आंसर जो है वो मिलेगा। पहले आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए। बोला गया है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो होम है हाईएस्ट जो आप लोगों को डेंसिटी देखने को मिलेगी टाइगर अमंग द जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है वर्ल्ड में, यानी कि सबसे ज़्यादा है काजीरंगा के अंदर में हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कि जो घनत्व है वो आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कितने जो है वो टाइगर पाए जाते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये डेंसिटी जो है वो निकाली जाती है। बोला गया कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है। बोला गया कि रिकॉग्नाइज किया गया एज ए इम्पोर्टेंट जो बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। आप लोग देखो एक ही एरिया के अंदर में कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बताने की कोशिश की जा रही है। बोला गया कि इट वाज फर्स्ट डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व देन कन्वर्टेड एज ए नेशनल पार्क। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ए बी सी या फिर डी, कौन सा ये आप लोगों को बताना है। फिर से बोलूँगा, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, तो आगे बढ़ना, आप लोगों को मजा आएगा। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर जो सही है, एक स्टेटमेंट जो गलत है और वो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये लास्ट वाली। एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आए जो कि आप लोगों को लगे वो स्टेटमेंट को अपोजिट किया जा सकता है आसानी से, अक्सर 99% केसेस में वो स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। यानी कि जैसे यहाँ पर बोला गया इट वाज फर्स्ट डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व देन कन्वर्टेड एज ए नेशनल पार्क, बट स्टेटमेंट क्या थी? इट वाज फर्स्ट डिक्लेयर एज ए नेशनल पार्क देन कन्वर्टेड इनटू द टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके की स्टेटमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। डिक्लेयर नेशनल पार्क 1974 में और टाइगर रिजर्व जो है वो 2007 में इसको डिक्लेयर किया गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो इंटरनेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर बर्ड लाइफ के द्वारा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राइनोज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये भी आप लोगों को पता है। इसी के साथ में पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें हाईएस्ट डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी 1 हॉर्न राइनोज की। तो ये ऐसे स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा चुके हैं। तो कंफ्यूज मत होना, पवित्रा में हाईएस्ट डेंसिटी 1 हॉर्न राइनोज की है, काजीरंगा में हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर टाइगर की है। दोनों में कंफ्यूज मत करना स्टेटमेंट में। आंसर जो हो गया वो हो गया सी। वैसे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, क्वेश्चन कहने के लिए एक है पर लेकिन ये सारी स्टेटमेंट एज ए इंडिविजुअल क्वेश्चन के बारे में पूछी जा चुकी है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा चुकी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी पूछे जा चुके हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन ये है पर्सनली अगर मैं बोलूँ, क्यों? क्योंकि इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पर वासेनार अरेंजमेंट के बारे में, या फिर इसको वासेनार व्यवस्था भी आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेटमेंट में एक ऐसी स्टेटमेंट भी है। बोला गया कि ये वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल, ये मोस्टली डेवलप कंट्री के द्वारा चलाया गया ग्रुप है यहाँ पर ये, जो कि एक तरीके से जो कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। इसका सेक्रेटरीट जो है वो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला है, ऑस्ट्रिया बोला है। ऑस्ट्रेलिया अलग जगह है, ऑस्ट्रिया अलग जगह है। मैप में जाकर देखोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे कि कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और कहाँ पर ऑस्ट्रिया है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट ऑस्ट्रेलिया आप लोगों के सामने आ गया। और जब जाओगे ऊपर मैप में तो ऑस्ट्रिया आप लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो बोला गया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है और इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द अरेंजमेंट इन द 2017, यानी कि 2017 में हम इसके जो है सदस्य बने। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये ध्यान से देखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1, 2 and 3। तो पॉज करके वीडियो को आंसर दो, आप लोग क्वेश्चन का देखता हूँ क्या सही आंसर है फिर, ठीक है। बताइए, बताऊँ आपका आंसर क्या है? कर लिया ना अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है।
मेरे साथ तो आप लोग मैं आग मिचोली खेल सकते हो, पर लेकिन अपने आप साथ में कैसे खेलोगे? तो क्वेश्चन गलत भी होगा तो मैं चेक करने तो आ नहीं रहा हूँ। आप लोगों को अपने लिए लॉयल रहना है, ज़िंदगी में अपने लिए लॉयल रहना सीख लो ना। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आप लोगों की सवर जाएगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट को पूरा करना सीखो, किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर डी हो गया। कैसे? थोड़ा सा डिटेल में बातें कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी। बात करते हैं वासेनार, ये है अरेंजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रोमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंट और ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रांसफर किया जा सके कन्वेंशनल जो आर्म या फिर ड्यूअल यूज जो ग्रेटर टेक्नोलॉजी है, यानी किसी के पास में हथियार से रिलेटेड या कोई आर्म से रिलेटेड अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो वो एक सिस्टमेटिक वे में एक सही इंसान के हाथ में जाना चाहिए। ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप 1996 में बनाया गया। 42 मोस्टली नाटो और यूरोपियन यूनियन मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर बना 2017 में, हमारे लिए अच्छी बात है। वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अगर बात करें इसके अंदर में वासेनर जो एग्रीमेंट यहाँ पर प्लेनरी जो सेशन होता है वो साल टू साल, जैसे अभी हमारे पास में रहा अगले साल दूसरों के पास में चला गया, तो इस तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिलता है। एनुअल रोटेशन के बेस में पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन जो है वो मिलकर सबके द्वारा आम सहमति से लिए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर में। तो ये आंसर इसका डी हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं सही आंसर क्या हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के नाम आप लोगों के सामने हैं और बोला गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एडप्शन गैप रिपोर्ट, फ्रंटियर, इसी के साथ में यहाँ पर इन्वेस्ट इनटू द हेल्दी प्लैनेट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो कौन सी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। तो इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में आइडिया होना चाहिए। सही आंसर क्या है? वो है डी। याद रखिएगा यहाँ पर ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान रखती है और इसका फंक्शन ये है कि एजेंडा जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है या किस तरीके से इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम और कैंपेन और रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि अगर कैंपेन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो बीट पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन के ऊपर बीट नहीं करनी है, कबूतर वाली बीट, ठीक है, उसका मतलब खत्म करना है। ओके, UN 75 ये आप लोगों को प्रोग्राम देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी इसी का एक पार्ट है, बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है। और वाइल्ड फॉर लाइफ के बारे में आप लोगों को बताना है। अगर बात करूं मेजर रिपोर्ट के बारे में तो एमिशन गैप ये रिपोर्ट है, एडप्शन गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है, इन फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू द हेल्दी प्लैनेट, ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो इस भाई के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिडू सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी हो गया। ठीक है, अकेली इंडिविजुअल किसी रिपोर्ट के बारे में भी आप लोगों से पूछ ले कि बताओ किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो बोलना कि ये मेरा भाई है, ठीक है, हमारा भाई प्रस्तुत करता है, वो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, आसान और सुरक्षित क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है कि स्टेट के बारे में बताना है जहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो बात की जा रही है आसाम के अंदर में, नागालैंड के अंदर में, सिक्किम के अंदर में या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है और एक चिड़िया है हॉर्नबिल, उसके नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है और ये दिसंबर के महीने में आप लोगों यहाँ पर नागालैंड के अंदर में सेलिब्रेट होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये अभी कनेक्ट किया गया, इंडिया ने एज्यूम किया G20 प्रेसिडेंसी, तो 1 दिसंबर 2022 में यहाँ पर 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है यहाँ पर उसका सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, जिस दिन हमारे यहाँ पर हम लोगों ने अचीव किया क्या, G20 की हमारे पास में जो है वो जब यहाँ पर एक तरीके से प्रेसिडेंसी आई, तो उसके साथ में इसको कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। तो कन्फ्यूजन आना नहीं है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। आर्टिकल वो एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें वासेनार जो अरेंजमेंट के बारे में हम लोगों ने बातें की, उसी के पैटर्न में यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसको NSG, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप जिस रिजीम या फिर जिसको MTRC आप लोग बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये इसी पैटर्न में काम करने वाले कुछ ग्रुप हैं। इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और इंडिया किस किस का मेंबर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यहाँ पर जिसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली NSG बोलते हैं, इसकी गाइडलाइन है कि मेंबर कंट्री को ट्रांसफर किया जाए ओनली व्हेन सेटिस्फाई है कि ये एक तरीके से उसमें प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन नहीं करेंगे। इनके जो भी न्यूक्लियर जो उनको वहाँ पर प्रोडक्ट दिया रहा है तो वो अपनी कंट्री की एनर्जी के लिए उसको इस्तेमाल करने वाले हैं,
ये एश्योर होना चाहिए, ना कि न्यूक्लियर वेपन के जनरेशन में। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। MTCR के बारे में तो बोला गया कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सपोर्ट ऑफ द मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि इनको कंट्रोल करके चलना है। ये गलत इंसान के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ गया तो बहुत सारी चीज़ों को ये ले डूबेगा। दूसरा ये बोला गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है ये इंश्योर करता है कि एक्सपोर्ट करना है, जो एक्सपोर्ट है वो डू नॉट द कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बताना है, और इंडिया जो है इनके सबके मेंबर है। ए बोला गया ओनली 1, बी बोला गया ओनली 2, सी बोला गया ओनली 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या है आंसर, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आप लोगों को समझा देता हूँ। न्यूक्लियर के नाम से पता चला है कि न्यूक्लियर ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं किसी को भी पकड़ा देना है। पहला MTCR जो है यहाँ पर ये एक वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन, इनके जो कई सारे लोगों की डेथ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी किसी को ट्रांसफर नहीं करनी है। और तीसरा तो यहाँ पर ये केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर ये ग्रुप, जिनसे अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं, और आंसर यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं है, 4 ग्रुप हो गए अभी आप लोग के, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी सोसाइटी में कई सारे डिसेबल पर्सन, जिनको आप लोग दिव्यांगन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। तो कौन से इनिशिएटिव इन रियलिटी डिसेबल पर्सन को एम्पावरमेंट करने का काम करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। यूनिक यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन के, ये सारी जो पॉलिसी इनके बारे में हल्का हल्का सा आप पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल पहली स्टेटमेंट। बोला गया है एक्सेसिबल इंडिया जो कैंपेन है। तीसरा बोला गया है दीनदयाल डिसेबल जो रिहेबिलिटेशन है स्कीम, इसी के साथ में नेशनल फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटी। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो सही आंसर आप लोगों को डी नजर आएगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली बात करते हैं हमारे देश के अंदर में कैसे डिसेबल सेक्शन को एम्पावर करना है। स्ट्रेटजी अगर बात करें यहाँ पर, तो मेक द राइट रियल, तो ये इसके बारे में एक तरीके से स्ट्रेटजी रही फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। कई बार हम लोग जैसे मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी रहती है, पर नॉर्मल अगर आप लोग बस के प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बच्चों को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कई बार बच्चों के कई सारे एक्सीडेंट होते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करें। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड जो प्रिंसिपल फॉर द पीपल एंड द डिसेबिलिटी, तो ये कई सारे फोकस एरिया आप लोगों को ग्लोबल लेवल के देखने को मिलेंगे। तो ग्लोबल और सेंट्रल लेवल की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। और आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। बात की जा रही है सेमेरू वोल्केनो के बारे में, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए भाई साहब। तो करेक्ट तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए, कुछ तो बातें कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मैंने डिस्कस की यार आप लोगों से। बोला गया इसको द ग्रेट माउंटेन इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन द सुमित्रन इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया में सुमित्रा आइलैंड पर ये हाईएस्ट वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलता है। इससे पहले दिसंबर 2021 में ये इरेप्ट हुआ था, तो इसका मतलब ये एक्टिव वोल्केनो भी है। और ये वन ऑफ द वेस्ट जावा आइलैंड का टोलेस्ट वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिमेरू जो है वो एक तरीके से यहाँ पर महामेरू, एक तरीके से आल्सो नोन एज महामेरू, इरप्ट न्यूमरस टाइम पास्ट 200 ईयर, यानी कि ये ऐसा है कि भाई साहब का मन करता है तो ये फुलझड़ी की तरह फटफटते हैं। अब आप लोगों को संभालना है तो संभाल लो, नहीं तो जल बुनकर मरो यहाँ पर। तो ये आप लोगों को इसके बारे में बातें नजर आएंगी। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबो। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी डी के हिसाब से अगर हम लोग देख कर चले तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बी, यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वो कौन सी है, अब वो चूज करना है। तो 2 स्टेटमेंट कौन सी गलत है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, 2 स्टेटमेंट से ये आंसर भी हो गया। तो जैसे कि सबसे पहला तो ये कहाँ पर है, ये जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इसको सर्च करेंगे हम लोग तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसको, तो यह है पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो कन्फ्यूजन ना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपर जावा सी भी है, और ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पर ये वोल्केनो फटता हुआ नजर आता है। और ईस्टर्न है यहाँ पर जावा आइलैंड टोलेस्ट वोल्केनो, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो कल को क्वेश्चन बने तो आप लोग को पता होना चाहिए, तुरंत डल्ले से बोलो कि हाँ भाई साहब आंसर जो है वो बी हो गया। तो ऐसे आप लोगों का एक तरीके से होना चाहिए बिल्कुल सिस्टम।
प्यारा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए बनाया गया है कंप्लीटली, क्योंकि अगर आप लोगों को ये बात भी नहीं पता होगी आर्टिकल 24 के बारे में, जो कि मैंने इतनी बार आप लोगों को पढ़ा रखी है, तो फिर तो आप लोग इस क्वेश्चन को कतई गलत करने वाले हो। उन्हें कहते हैं कतई गलत होने वाला है क्वेश्चन। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जा रही है। कौन सा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है वो इसके बारे में है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 24। तो यहाँ पर पूछा गया। तो सही सही बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या क्या बातें हैं। ये बात की जा रही है पार्ट 3 के बारे में, संविधान के बारे में। तो आप लोगों के हिसाब से क्या है आंसर सही? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर ए। वीडियो को पॉज कर कर आंसर देना है, बार बार बोलने की जरूरत न पड़े। अपने लिए कम से कम आप लोगों को क्या रहना है? लॉयल रहना है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 मूवी आप लोगों ने आयुष्मान खुराना की देखी होगी, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, पता चल जाएगा एग्जैक्टली मीनिंग क्या है आर्टिकल 15 का। तो बोलता है कि कोई भी एक तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लड़का और लड़की के नाम पर। ये यहाँ पर बातें साफ साफ बोली गई है। आर्टिकल 16 में बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लड़का हो चाहे लड़की, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। पर आर्टिकल यहाँ पर 25 के बारे में जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है फ्री, जो यहाँ पर प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन के बारे में बात की जा रही है रिलीजन की। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वैसे आर्टिकल 24 पूछा गया था और 24 आर्टिकल जो है वो यहाँ पर बात करता है किसके बारे में? वो बात करता है चाइल्ड लेबर के बारे में। तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो गया? ये कट जाएगा यहाँ पर और आंसर ये हो गया, क्योंकि चाइल्ड लेबर के बारे में जो है यहाँ पर वो अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हो तो उससे दूर करना है बहुत ही आसानी से। G4 जो मेंबर है उसमें इंडिया, जर्मनी, अर्जेंटीना और जापान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया कि करेक्ट क्या है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से क्या है सही? यहाँ पर G4 कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती हैं अगर आप लोगों से पूछ रहे, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर 1 2 3 2 3 4 1 2 4 ये फिर ऑल ऑफ द अबव सी आंसर, यानी कि 1 2 4, 1 इंडिया, 2 जर्मनी और 4 है जापान। इसके अंदर में आप लोगों को अर्जेंटीना नहीं देखने को मिलेगा, तो आंसर सी हो गया। इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर? इंडिया जो है वो जर्मनी के साथ मिलकर टेररिज्म, एनएसजी की मेंबरशिप G4 कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जापान, ब्राजील, जर्मनी और इंडिया। तो ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की भी बात यहाँ पर करती है। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इंडो जर्मन जो साइंटिस्ट हैं वो कई सारी एरिया में काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। और इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है सेकेंड लार्जेस्ट जो ग्रुप है पीएचडी के स्टूडेंट आफ्टर द चाइनीज़, यानी कि चाइना में सबसे ज़्यादा लोग पीएचडी करते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारा देश है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस बढ़ रहा है अलग अलग फील्ड में। तो एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अपने देश की, तो इसको आप लोग समझिएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो कन्फ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। G4 ग्रुप के बारे में एटलीस्ट आप लोग को आइडिया रखना है, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पर हो गया करेक्ट। इंटरेस्टिंग एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों यहाँ पर बन जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली फरगना वैली के बारे में। तो फरगना वैली जो है वो किन किन कंट्रीज से कनेक्टेड है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? ABCD ये आप लोगों को बताना है। तो इंटरेस्टिंग मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन आना नहीं है। तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर ए, यानी कि तुर्कमेनिस्तान में नहीं है यहाँ पर, ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फरगना वैली जो है सेंट्रल एशिया में लाई करती है। यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि काफ़ी फर्टाइल लैंड भी है। 2 रिवर यहाँ पर नारायणा और इसी के साथ में कारा आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में हिस्ट्री के साथ में भी यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ में भी इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ बातें जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल जो एशिया है उसके अंदर में उज्बेकिस्तान, इसी के साथ में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो गया और आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी आप लोगों से इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशन के बारे में कोई पूछे और कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ कि लोकेशन कहाँ पर है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ।
जैसे ये अपनी कंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं हल्का सा, ठीक है, यहाँ से अपनी प्यारी कंट्री है, ये आप लोगों को सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, जैसे कि किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया इस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है। तो इस रीजन के साथ में जब हम लोग ने रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो यहाँ पर बताया गया है। स्टेटमेंट में बोला कि बताना है आप लोग कौन सी करेक्ट है। बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा रुकावटें होती हैं, यहाँ पर बाधा होती है जब दोनों कंट्री के साथ में रिलेशन स्टेब्लिश करने की बात आती है, इनके सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो इसका पार्ट है, वो भी चैलेंज है। पोरस बॉर्डर है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेलगाम जो है यहाँ पर एक तरीके से करप्शन देखने को मिलता है इन कंट्रीज के अंदर में। सेंट्रल एशियन कंट्री जो है वो हाईली फर्जाइल और प्रोन टू द थ्रेट आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है बताइए। फिर से बोल रहा हूँ, तसल्ली में रोक कर वीडियो को अटेम्प्ट कर लेगा, उसके बाद में आंसर देना है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेंट्रल एशियन कंट्री जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अपनी कंट्री यहाँ पर हो गई और यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी कंट्री आप लोगों के सामने नजर आती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे डायरेक्ट रिलेशन हम लोग यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, या तो चाइना के थ्रू जाते हैं या फिर पाकिस्तान के थ्रू जाते हैं हम लोग। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत जो है वो आप लोग को ये देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर जो कंट्री है वो पॉलिटिकली सेंट्रल एशियन कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ में भी कई बार लड़ते झगड़ते नजर आते हैं और टेररिज्म का भी कई बार सेंटर माने जाते हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हमारे लिए दिक्कत है वहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से ज्वाइन किए हुए हैं और चाइना उनके मुंह में दबाकर पैसे भी भर रहा है, ठीक है। बॉर्डर भी ऐसा ही है कि ठीक है, और करप्शन भी काफ़ी देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। पर हाँ वही है कि कहाँ तक हम लोग अपना जो है हार मान सकते हैं, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो इसलिए ट्राई करना ही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रिलेशन को कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी एनर्जी की पूर्ति करने के लिए भी। तो इसलिए भी इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बने तो कन्फ्यूजन आना नहीं है, आंसर यहाँ पर डी हो गया एग्जैक्टली। ओके, बैम्बो यानी कि बांस के प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो स्टेटस ऑफ बैम्बो प्रोडक्शन इन इंडिया, सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो है कल्टीवेटर है बैम्बू यानी कि बांस का, आफ्टर चाइना, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरा बोला है कि अराउंड 80% ऑफ द जो बैम्बो फॉरेस्ट है एशिया में वो आप लोगों को इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर से याद रखिए 80% की बात की जा रही है, अपन ही आप में कितनी ह्यूज, कितनी बड़ी मार्केट है। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को इनकरेक्ट आंसर बताना है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो आप लोग के हिसाब से आंसर आप लोग बताइए, पता चल गया आंसर क्या है? सही इनकरेक्ट पूछा गया है। सही आंसर तो होगा यहाँ पर 2, यानी कि सही आंसर तो होगा 1, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पर इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट आंसर होगा 2, यानी कि बी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश नहीं होगा, यहाँ पर म्यांमार होगा, ठीक है। तो यानी कि इंडिया, चाइना और म्यांमार मिलकर दुनिया में 80% बैम्बो जो है बांस की खेती यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो बैम्बो मिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए, और सेकंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है हम लोग आफ्टर चाइना, ये आप लोग को बता ही दिया है यहाँ पर। और इंडिया, चाइना, म्यांमार जो है दुनिया में 19.8 मिलियन हेक्टेयर पर ये बेसिकली लगाते हैं बैम्बो बांस, और 80% जो है दुनिया का हम ही यहाँ से बांस निकाल के जो है वो दुनिया को देते हैं। और बांस को हमारे देश में ग्रास की कैटेगरी में डाल दिए गए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से आगे चल के क्वेश्चन भी हमसे बन सकता है। यानी कि इनको काटने पर पेनल्टी नहीं लगेगी बांस को, क्योंकि इसको घास की तरीके से देखा जाता है आज की डेट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैम्बो के प्रोडक्शन के लिए क्या देश में कोई कार्यक्रम किए गए हैं? तो कई सारे इनिशिएटिव हैं। तो बोला गया देयर आर 22 बैम्बो क्लस्टर इन 9 स्टेट हमारे देश के अंदर में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रिवाइज किया गया है एमएसपी फॉर द माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, एमएसपी नहीं बेसिकली एमएफपी, ठीक है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तीसरा बोला है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत अमेंडमेंट करके 2017 में रिमूव कर दिया बैम्बो को कैटेगरी जो कि होती है एक तरीके से रिमूव बैम्बो फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ग्रास। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या होगा जी? ये आप लोग को बताना जी, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है? करेक्ट पूछा गया, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये तो आप लोगों को मैंने अभी बता भी दिया थोड़ी देर पहले कि इनको कैटेगरी ग्रास से हटाया नहीं गया है, कैटेगरी ग्रास में डाला गया है। ये याद रखिए, ट्री की कैटेगरी से हटाया गया है। कौन से कानून के थ्रू हटाया गया है? तो हमारी कंट्री में एक्ट है 1927 का, उसके हिसाब से यहाँ पर इसको हटाया गया है। तो ये याद रखिएगा, एमएसपी जो हाइक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज करती है मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस की भी हाइक में,
हमारे देश में सबसे ज़्यादा बांस उगाने वाले देश कौन से हैं, जो राज्य कौन से हैं पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका, ये सबसे ज्यादा बड़े स्टेट है जहां पर 22 बैम्बो क्लस्टर, बड़े बड़े एरिया 9 राज्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। बैम्बो को आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर गेहूं आप लोग उगाते हैं तो गेहूं जो है उसमें आप लोग की फसल होती है, और फसल होने के बाद में यहाँ पर 1 साल आप लोगों को मिलता है लगभग, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर बांस की खेती जो है वो उसमें होने लगती है, या फिर आप लोग जो है उसको, जैसे कि पहले नहीं बोलता एक तरीके से ये तो बांस की खेती हो रही है, पर लेकिन जैसे कि अगर देख सकते हैं तो बांस को ग्रास की कैटेगरी में अगर डाल दिया है तो खासकर जो लोग हैं उसको खेती की तरीके से ले रहे हैं, काट रहे हैं, तो उनके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगती है। तो ये एक तरीके से फार्मर की इनकम को बढ़ाने का भी सोर्स आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। नेशनल बैम्बो मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया, इसके बारे में स्टेटमेंट है, बोला गया कि इट वाज लॉन्च इन 2018-19, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरी स्टेटमेंट मेनली फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट जो वैल्यू चेन है बैम्बो सेक्टर की, ये बोला गया है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द एरिया अंडर द बैम्बो जो प्लांटेशन इन द ओनली फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है आप लोगों के हिसाब से? फिर से बोला हूं, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में बनते हैं, ठीक है। तो ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है, या फिर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव सही है। तो सही आंसर क्या है, A, B, C, F, D, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर है C। वैसे स्टेटमेंट 4 है पर 3 इसकी करेक्ट है, एक है ना कोई सी में तो गलती है, और वो गलती क्या है, वो गलती क्या है पकड़ते हैं यहाँ पर। तो वो गलती है यहाँ पर कि नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड एंड प्राइवेट लैंड पर हम बैम्बो प्लांटेशन कर सकते हैं। मैंने अभी बोला कि ट्री की कैटेगरी से हटाकर इसको ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनके सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं, और यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था 2018-19 के अंदर में बैम्बो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बांस की दुनिया भर की चीज़ें बनाई जाती हैं। उनमें से एक चीज़ है चारपाई, जो आप लोगों ने देखी होगी, मुड्ढा, जो कि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, जो कई बार यूज़ करते हुए भी आप लोग नजर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं यार आज की डेट में जो कि बैम्बो का इस्तेमाल कर लगाई जाती हैं, तो इसके बारे में मोटा मोटा आइडिया कम से कम आप लोग जरूर रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर C हो गया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्कीम ई संजीवनी के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ई संजीवनी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बताना है। इन नेशनल डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विस है यहाँ पर, ये सर्विस टू प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल जो फिजिकल कंसल्टेशन होता है वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरे से कंसल्ट जो है ऑनलाइन किया जा सकता है, ना कि मेरे पास में आकर मेरी दुकान पर कोई मेरे से पूछे कि भाई साहब ऐसा कुछ हो रखा है और हमको जो है जुकाम खांसी नजला बुखार हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ऑनलाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ई संजीवनी जो है वो पार्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, ये इसका पार्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, A, B, C, F, D। तो बताइए सही आंसर क्या है, वो है D, ये याद रखिएगा। यानी कि सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये टेलीमेडिसिन के थ्रू हो रहा है, फिजिकल कंसल्टेशन को ओवरकम कर रहा है, क्योंकि हर जगह अच्छे डॉक्टर के पास में हम लोग नहीं जा सकते, उनसे ऑनलाइन कंसल्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज एरिया से चलकर नहीं आ सकते हैं। और डिजिटल भारत मिशन का तो पार्ट अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल चीज़ों के बारे में, तो शर्माने, घबराने और डरने की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। तो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन जाता है, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी या फिर कतई नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन, कोई भी माइंड में आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट होगा तो फिर वो डाउट जो है वो आप लोगों को क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डाउट बिल्कुल नहीं रखना है माइंड में, ओके। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन और कितने मार्क्स आए ये जरूर बताना। एंजॉय किया कि लेक्चर नहीं किया? अगर एंजॉय नहीं किया तो बताना, उसको फिर देखूंगा कैसे आप लोगों को एंजॉय कराना है। डंडा वंडा लेकर आऊँगा, मुर्गा वुर्गा बनाऊंगा, फिर एंजॉय कराऊंगा, ठीक है। पढ़ाई में एंजॉयमेंट मत ढूंढा करो, पढ़ लिया करो, ओके। क्योंकि अक्सर बोरिंग चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्थी होती हैं। किसी को भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है ना, बोरिंग होती है, पर भाई साहब वही शरीर बनाएगी, ठीक है। मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता है, बोरिंग है, पर लेकिन वही आप लोगों को जिंदगी जीने का एक दे सलीका सिखाएगा। किसी को अच्छा खाना खाने का नहीं मन करता है, जंक फूड मिले दबा कर खाते हैं, तो उससे आप लोग को चीज़ें छोड़नी पड़ेगी अगर ज़िंदगी सुधारनी है। अच्छा, अगर ज़िंदगी में लाइफ में चीज़ों को आगे लेकर चलना है तो ये सारी गंदी आदतें छोड़ दो। टाइम पे एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लो और अच्छा लगेगा। आधे हैं इवनिंग में निकल लेते हैं दौड़ करने के लिए, फिर क्या होता है, नाक में आँख में मच्छर घुसे जा रहे हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है। मॉर्निंग में सारी चीज़ अच्छी रहती है, तो मॉर्निंग में काम किया करो, इवनिंग में करने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में लेकर चलो, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा प्रोडक्टिव डिसिप्लिन में लेकर चलो, ज़िंदगी जीने में मजा आएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, है कि नहीं।
तो बताइए कैसा लगा लेक्चर, बताना जरूर, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ को और आगे बढ़ते रहो। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, मिलता हूँ मॉर्निंग में एग्जैक्ट 6 AM। और 6 AM का मतलब 6 AM होता है यहाँ पर घड़ी में, अपनी घड़ी मिला लेना अगर किसी घड़ी गलत चल रही हो तो, ठीक है। तो मॉर्निंग में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, है कि नहीं।